अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। प्रोफेसर बैरन को देखकर जॉन समुएल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो बरक रफ्तारी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ना जाने क्यों प्रोफेसर को बैरन को देखकर उसे बेहद खुशी का एहसास हुआ था। उसने बड़ी गर्मजोशी से बैरन से हाथ मिलाया और फिर चारों तरफ देखकर हैरत से बोला, प्रोफेसर आप यहाँ अखनातून पर? मगर आप तो। हाँ जान, क्या तुम मुझे अपने इस जहाज पर कुछ वक्त के लिए पनाह दोगे? कैसी बातें करते हो प्रोफेसर, मैं आपकी शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और फिर ये जहाज तो आप लोगों का है। मैं तो इसका एक कप्तान हूँ और वो भी एक हादसे के तहत कप्तान बना दिया गया। आपको तो पूरी कहानी मालूम है। प्रोफेसर फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों करते हैं? प्रोफेसर बैरन मजमल सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब इंसान से उसका सब कुछ खो जाए तो वह फिर एक एक की सूरत ही देखता रह जाता है कि हो सकता है कोई उसे अपने काबिल ना समझे। मैं आपकी बेपनाह इज्जत करता हूं प्रोफेसर, मगर आप समुंदर के रास्ते यहाँ आए हैं, मेरा मतलब है किसी कश्ती के बगैर। हाँ, मैं बस यहाँ पहुँच गया। आइए, मेरे पास आपकी जिसामत के सही लिबास तो मौजूद नहीं होंगे, लेकिन अखनातून पर क्या नहीं है। आहा, मुझे याद आया, आपका कैबिन जो था वहां पर आपके बहुत से लिबास मौजूद हैं और आपकी बेटी के भी। मैंने बारहा इस कैबिन में जाकर ये लिबास देखे हैं। क्या मैं वहां जा सकता हूं जान? मैं आपको अपने साथ लिए चलता हूं। आइए, आपकी आमद से मुझे बेहद खुशी हुई है। पहले आप लिबास तब्दील कर लीजिए और इस दौरान मैं आपके लिए काफी तैयार कराता हूं। काफी? प्रोफेसर बैरन ने अजीब सी निगाहों से जान को देखा। बाकी बातें आपसे बाद में करूंगा। आइए। दोनों साथ अंदर चल पड़े। जॉन समुएल उसे अपनी रिहाइश गाह पर छोड़कर वहां से वापस पलट गया। प्रोफेसर हसरत भरी निगाहों से एक एक चीज को देख रहा था। वो कांपते हाथों से अपना एक लिबास निकाल कर उसे पहनने लगा। उसी वक्त जॉन समुएल ने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रोफेसर, आपको अंदर दाखिल हुए बहुत देर हो चुकी है। प्रोफेसर बाहर निकल आया। जॉन समुएल उसे लेकर अखनातून के एक ऐसे हिस्से में जा बैठा जहां से प्रोफेसर बैरन की लातादाद यादें वाबस्ता थी। प्रोफेसर ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यहाँ की रस्में तुम्हें मालूम होंगी। हम लोग महीने में एक बार खाते पीते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इस नेमत से महरूम हैं। हमें अपनी जिंदगी के एक अहम मकसद के लिए सब कुछ खाना पड़ता है प्रोफेसर, और अखनातून इन तमाम चीजों से माला माल है। हाँ, अब मुझे एहसास होता है कि जिंदगी इन्हीं असूलों पर मबनी है। अगर इंसान इन असूलों से हट जाए तो जिंदगी का तस्वर गैर दिलकश हो जाता है। काफी के हल्के हल्के घूंट लेते हुए प्रोफेसर ने कहा, बड़ा अजीब महसूस होता है ये सब कुछ। मेरे जहन में तजस्सुस अब बढ़ता ही जा रहा है कि आप यहाँ किस तरह पहुंचे, अपनी दुनिया से शिकस्त खाकर। लेकिन अगर मैं सबेरा वालों पर जाहिर हो जाऊं तो या तो वह मुझे शस्ता का जासूस समझकर कत्ल कर देंगे या फिर मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। ओहो हाँ, आप गालबन शस्ता के रहने वाले हैं। मगर प्रोफेसर, अगर आप मुनासिब समझें तो यहाँ पोशीदा हो जाएं, लेकिन मैं अपनी इस दुनिया से बेजार हो गया हूँ। इस दुनिया ने मुझसे मेरा सबसे कीमती सरमाया छीन लिया। आपकी बेटी प्रोफेसर, माफ कीजिएगा, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो आपकी बेटी आपके दुख का बायस बनी है। हाँ, अगर इस बारे में ना पूछो तो तुम्हारा एहसान मंद होऊंगा। मजबूर करोगे तो बता दूंगा, लेकिन खुश दिली के साथ नहीं। नहीं प्रोफेसर, मुझे आपकी खुश दिली अजीज है। मैं तो खुद यहाँ जिंदगी की कैद भुगत रहा हूँ। मेरे बाल बच्चे हैं, एक खानदान है, मेरे यार दोस्त हैं, अहबाब हैं, बहुत सी यादें मेरे साथ चिपकी हुई हैं। जब कभी आंखें बंद कर लूं तो ख्यालात की लहरें उन लोगों तक पहुंचा देती हैं मुझे। बस उन्हें चश्मे तसव्वुर से देख कर रह जाता हूं और हसरत से ठंडी ठंडी सांसें भरता हूं कि जिंदगी में उन्हें दोबारा देखना नसीब होगा या नहीं। प्रोफेसर ने अजीब सी निगाहों से जॉन समुएल को देखा और कहा, अब इस बात की क्या गुंजाइश है? जॉन समुएल के चंद लम्हा सोचता रहा, फिर उसने कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस दुनिया की बजाय मेरी दुनिया में चलें तो क्या आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे? मुझे जीने ही से दिलचस्पी नहीं रही दोस्त,
किसी भी दुनिया में चला जाऊं, मेरे जख्म तो हरे ही रहेंगे। मैं आपको दुआएं ही दे सकता हूं प्रोफेसर, लेकिन अगर मेरी दुनिया में जाना चाहें आप, तो मैं जिस उम्मीद के सहारे मैं जी रहा हूं, उसी उम्मीद पर आप भी जी ले। मतलब मैं समझा नहीं। शाबान अखनातून को वापस अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है और उसने मुझे और दूसरे लोगों को तसल्लियां दी है और कहा है कि अखनातून पर मैं और खलासी अपने आप को जिंदा रखें और अखनातून को हमेशा वर्किंग ऑर्डर में रखा जाए कि कब उसकी वापसी के इंतजाम करने पड़े। प्रोफेसर ने चौंक कर जान को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आप इसकी मुखालफत करेंगे प्रोफेसर? ओह नहीं मेरे दोस्त, कभी नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। शुक्रिया प्रोफेसर, मैं अपने बाल बच्चों को बहुत ज्यादा याद करता हूँ। यहाँ नौजवान खलासियों ने अपने लिए जिंदगी के लवाजमात मुहैया कर लिए हैं, लेकिन मेरी बीवी मेरे लिए जिस तरह तड़प रही होगी मेरा दिल जानता है। जॉन समूएल रोने लगा। प्रोफेसर उसे तसल्लियां देता हुआ बोला, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ये दुनिया बड़ी नापायदार चीज है। मोहब्बत बेशक एक आफाकी जज्बा है, लेकिन बाद औकात हालात हमें मोहब्बतों से इस तरह दूर कर देते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। हवाओं का दिलचस्प सफर जारी रहा और शाबान ने यह महसूस करने लगा कि उसके बाजुओं में ही सही, लेकिन नाजुक अंदाज सलानूबिया थकन महसूस कर रही है। तो उसने तूरना को आवाज दी। तूरना ने जानबूझकर अपने और शाबान के दरमियान फासला रखा था, क्योंकि बहरतौर शाबान उसे अपने बुजुर्ग और अपनी माँ का दर्जा देता था, और जिस दुनिया में तूरना ने और शाबान ने वक्त गुजारा था वहाँ शर्म और हया का तस्वर भी मौजूद था। फिर शाबान ने जिन लोगों के दरमियान परवरिश पाई थी वो भी इक्तदार के लोग थे, चुनाचा तूरना ने उन पर मुसल्लत रहना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन शाबान की आवाज पर वो शाबान के करीब पहुंच गई। उसने कहा, कुछ कहना चाहता है शाबान? हाँ, मैं थक गया हूँ तूरना, क्या तुम कयाम के लिए कोई बेहतर जगह पसंद नहीं करोगी? तूरना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, तेरी थकन मैं जानती हूँ, देख वो सरसब्ज और शाताब पहाड़ी की चोटी कैसी रहेगी हमारे कयाम के लिए। तूरना ने एक इशारा किया और शाबान हंस कर बोला, बहुत मुनासिब और बहुत खूबसूरत। पहाड़ों की ये दिलकश चोटियां दर हकीकत हुस्न जमाल का बेसमान नमूना थी। यहाँ फलों के दरख्त झूल रहे थे। कुदरत ने वादी तरदाना को जिस हुस्न और खजानों से नवाजा था, उसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल थी। सलानूबिया भी यहाँ बहुत खुश नजर आई। उसने कहा, यूं तो पूरा तरदाना ही हसीन है, लेकिन ये जगह तो कुछ और भी दिलकश लग रही है, शायद इसलिए कि यहाँ तू मेरे साथ मौजूद है शाबान। शाबान ने हंसकर सलानूबिया की तरफ देखा और कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। काश मैं तेरे इन अल्फाज के जवाब में अपने दिली जज्बात का इजहार करता, मगर मेरी माँ मेरे साथ है। सलानूबिया भी एकदम संभल गई। तूरना ने हंसकर कहा, मैं तुम लोगों को आजादी देती हूँ कि अपनी मोहब्बतों का इजहार जारी रखो। मैं तुमसे कुछ फासला इख्तियार किए लेती हूँ। शाबान ने तूरना को आगे जाते हुए देखा और हंसकर सलानूबिया को देखने लगा। फिर उसने कहा, क्या मैं तेरे लिए फल तोड़ कर लाऊं? हाँ, मैं अपने माहौल में हर तरह मुनहरफ होना चाहती हूँ। फूलों में तूरना को भी शरीक किया गया और खाने में तूरना को कोई एतराज नहीं हुआ। अलबत्ता वो फल खाते हुए कहने लगी, सलानूबिया से थोड़ा सा वक्त लेकर तुझे मेरे पास आना होगा शाबान, कुछ अहम बातें करनी है तुझसे। अभी नीचे आ जाता हूँ मुअज़्ज़ज़ माँ, शाबान ने कहा और सलानूबिया से इजाजत लेकर वो तूरना के पास आ बैठा। सलानूबिया एक दरख्त के नीचे घास पर नीम दराज हो गई और पुरमसरत निगाहों से माहौल का जायजा ले रही थी। तूरना ने शाबान से कहा, मेरी ज़ैरक आंखें दूर दूर तक देखती हैं शाबान, और मैं एक और एहसास अपने दिल में अदराक रखती हूँ। वो क्या? शाबान ने पूछा, क्या तू बराह रास्त ऐलान के पास जाएगा? मेरा इरादा तो यही था। अगर तेरी कोई राय इसमें शामिल हो तो मैं उसको सबसे अफजल समझूंगा। देख शाबान, तेरे साथ सलानूबिया है और तू ये भी नहीं जानता कि सोबेरा में इस दौरान क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं। टैलान तेरा भाई है, और अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझसे नील का तज़किरा करूं, जो तेरे चचा की बेटी है और तुझसे मोहब्बत करती है। औरत दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर लेती है शाबान, लेकिन अपनी पसंद के साथ वो हमेशा मुनसिफ रहती है और कभी उससे इख्तिलाफ नहीं करती। तो नील की मोहब्बत है, और अगर तेरी मोहब्बत उसने सलानूबिया की जानब मुंतकिल पाई तो यकीन कर एक तूफान खड़ा हो सकता है। वो क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। अगर वो नरम दिल और नरम खूह है, तुझसे सच्ची मोहब्बत करती है तो अपने आप को हलाकत में डाल देगी, और अगर इंतकाम का मजाज रखती है तो सलानूबिया और तेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है।
जब औरत खतरनाक इक़दामात पर उतर आए तो उससे और एक खौफनाक जहरीली नागर से होशियार रहना बेहद जरूरी है। शाबान ने हैरत से तूर्ना को देखा और फिर आहिस्ता से बोला, तुझसे ये बात कैसे मालूम तूर्ना कि नील मुझसे मोहब्बत करती है? क्या तू मेरी उम्र भर के तजर्बे को चैलेंज करता है शाबान? क्या तू इसे इस काबिल नहीं समझता कि अपने इस तजर्बे से उन हकीकतों को जान सको? नहीं, इससे पहले कभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज इस बात का एतराफ करता हूँ कि अजीम तोरना तेरी क्याफा शिनासी बेमिसाल है और तू इसमें बाकमाल है। इन बातों को छोड़, ये बता इसका क्या हल निकाला तूने? हाँ, मैं तेरे इन अल्फाज के बाद परेशान तो हो गया हूँ और सोच रहा हूँ कि इसका क्या हल निकलना चाहिए। हल मेरे पास मौजूद है तो फिर इंतजार किस बात का, मुझे बता। तुझे सीधा अखनातून पर चलना चाहिए, वहां पर सिर्फ जान से मोल मौजूद है, या अगर कोई और भी है तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम जावियों के कैदी हैं और हमें देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारे मतलब के लोग होंगे हम उन पर अपने आप को आश्कार कर देंगे, जैसे जान समोइल वो एक अच्छा इंसान है। और फिर ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ शाबान के मुस्तकबिल में तू अखनातून से सफर करने का इरादा रखता है, कुछ वहां कयाम करके अखनातून की वापसी के लिए इंतजामात भी कर लेना। मैं जानती हूँ कि तुझे वापस जाना है। शाबान ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और कहा, हाँ, मैं सलानूबिया को इस दुनिया में ले जाऊंगा। और अब ये बात कहते हुए मुझे ना जाने क्यों दुख नहीं होता कि वही दुनिया मेरी अपनी दुनिया है। तरदाना में शायद मैं अपने लिए वो मकाम नहीं पा सका जो मुझे दिल्ली तौर पर मुतमिन कर देता, और फिर सलानूबिया भी इस माहौल से उकताई हुई है। यहाँ जो साजिशें हो रही हैं उनके शिकार बराह रास्त हम हैं, जबकि हमारी दुनिया में ये सब कुछ नहीं होगा और हमें एक पुरसकून जिंदगी मिल सकेगी। इसके अलावा मेरी माँ और मेरा बाप उसी दुनिया में मौजूद हैं। मुमकिन है वक्त भी मुझे ये मौका दे कि मैं उनके दरमियान पहुंच जाऊं। तो फिर तो क्या मेरी बात से तू इत्तफाक करता है? बिल्कुल, मैं तुझसे मुत्तफिक हूँ। और फिर रात गुजर गई। सलानूबिया शाबान की कुर्बत में सरशार थी। दूसरी सुबह उन्होंने सफर का आगाज किया और ये बात तूर्ना भी जानती थी और शाबान भी कि अब ये सूरज जो निकला है उन्हें अखनातून पर पहुंचाकर ही दम लेगा। सो यूं हुआ कि हवाओं के दोष पर जब वो सफर करते हुए वादी तरदाना के उस हिस्से में पहुंचे जो सुबेरा के नाम से मौसूम किया जाता था और जहां पहाड़ियां उनकी हद का पता देती थी, तो उन्होंने अखनातून को देखा जो उसी शान और शौकत के साथ सर झुकाए किसी राजहंस की मानद सीना ताने खड़ा हुआ था। अखनातून की बहुत सी कहानियां अफसुर्दगी की हामिल थीं, लेकिन अखनातून पर उन कहानियों का कोई असर नहीं था। वो समुंदर में शानदार इमारत की मानद नजर आ रहा था और जब उनके कदमों ने अखनातून के अर्शे के तख्तों को छुआ तो ना जाने क्यों शाबान को एक अजीब सा एहसास हुआ। लेकिन दूसरा अजीब एहसास उसे उन दोनों अफराद को देखकर हुआ जो एक गोशे में बैठे बातें कर रहे थे। शाबान के लिए ये एक नाकाबिले यकीन बात थी कि प्रोफेसर बैरन अखनातून पर मौजूद है। चंद लम्हात के लिए वो शशदर रह गया था। ये दोनों बातें इंतहाई हैरतनाक थीं। अव्वल तो उसने वहां गार्था वर्था के साथ सैंड्रा को देखा था और जिस रूप में देखा था उसे इससे ये एहसास होता था कि सैंड्रा अपने तौर पर वहां मुतमिन है, लेकिन प्रोफेसर बैरन से उसका इतना फासला है ये बात शाबान को मालूम नहीं थी। चंद लम्हात वो सोचता रहा। तूर्ना भी प्रोफेसर बैरन को देख रही थी। उसने कहा, क्या ये शख्स शस्ता का बाशिंदा नहीं है? हाँ, और हमें ये देखना है कि जान को क्या पट्टी पढ़ाने आया है। इस पर जाहिर होना तो मुनासिब नहीं है। अब क्या किया जाए? ये बात तो बाइसे तशवीश होगी। नहीं, मैंने सिर्फ एक काम सीखा है। अगर कोई दुश्मन हो तो फिर उसे दुश्मन की निगाह से देखना चाहिए। वो कैबिन मेरी निगाहों में है जहाँ मैं क़याम करता था और मेरा ख्याल है अखनातून जान की मलकियत नहीं। अगर वो किसी तरह प्रोफेसर बैरन जाल में फंस रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसको अपनी जिंदगी के बदतरीन नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। तो मेरे साथ इस कैबिन में चल, उसके बाद मैं देखूंगा कि ये प्रोफेसर यहाँ क्यों मौजूद है। तूर्ना ने अस्बात में गर्दन हिला दी। अखनातून के इस खूबसूरत कैबिन में जहाँ शाबान की जिंदगी का बहुत हसीन वक्त गुजरा था। शाबान उन दोनों को मुंतकिल कर दिया। उनसे यही कहा गया कि जावियों की कैद में रहें और इस तरह की जुम्बश ना करें कि उन्हें आजादी मिल जाए। फिर शाबान खुद वहां से बाहर निकल आया और उसी सीमा चल पड़ा जहां जॉन समोइल और प्रोफेसर बैठे हुए थे, लेकिन अब वो दोनों वहां मौजूद नहीं थे। शाबान उन्हें अखनातून के मुख्तलिफ गोशों पर तलाश करने लगा और एक जगह उसे जॉन नजर आ गया जो तन्हा था।
शाबान उसके करीब पहुंचकर उस पर ज़ाहिर हुआ और जान फिर उसी कैफियत का शिकार हो गया। आंखों से जो उसे बैरन को देखकर उस पर तारी हुई थी, उसने फटी फटी आंखों से शाबान को देखा। शाबान सर्द निगाहों से जान को देख रहा था। मिस्टर शाबान, आप यहाँ? ओहो, आप तो आपका लिबास भी भीगा हुआ नहीं है। खैर, मैं ये नहीं कहता कि मैं इस पुरअसरार सरजमीन के बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन समुंदर के रास्ते प्रोफेसर यहाँ आए थे और आप तो यूं लगता है जैसे हवाओं पर सफर करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। सब खैरियत तो है ना? तुमने प्रोफेसर का नाम ले लिया है तो मैं समझता हूँ कि मुझे उस शख्स की यहाँ आमद के बारे में तफसीलात भी बता दोगे। बड़ी दर्दनाक तफसील है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप इस तफसील के बारे में प्रोफेसर ही से बात करें? दरअसल मैंने प्रोफेसर से वादा किया है कि मैं उन्हें अखनातून पर दूसरों की निगाहों से बचा कर रखूंगा, और यही मैंने अब तक किया है। किसी खिलासी को उनके बारे में नहीं मालूम हो सका, मगर वो यहाँ क्यों पोशीदा हैं? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मुझे मेरी हैसियत में रहने दिया जाए? आप दोनों जहाज के दो बड़े इंसान हैं, बेहतर है कि आप अकेले ही ये गुफ्तगू कर लें। अगर तुमने प्रोफेसर बैरन को दूसरों से पोशीदा रखने का वादा किया है तो फिर मेरे सामने उसे क्यों ला रहे हो, या मुझे उसके बारे में क्यों बता दिया तुमने? इसलिए कि आपसे मैं तो दुनिया की कोई बात नहीं छुपा सकता। आप आम इंसान तो नहीं हैं, अखनातून के मालिक हैं। अब मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे कोई बात छुपाऊं? हूँ, ठीक है, आओ फिर बात करते हैं हम प्रोफेसर बैरन से। और वो इस शस्ता का बाशिंदा है। और शस्ता शाबान के दांत भींच गए। प्रोफेसर बैरन यही समझा था कि दोबारा आने वाला जॉन समोइल ही है, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जॉन समोइल के साथ शाबान को देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। शाबान भी उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। चंद लम्हात के बाद प्रोफेसर बैरन ने कहा, मैं तुमसे कोई रियायत नहीं मांगना चाहता शाबान। जो कुछ हुआ है, जिस अंदाजे में भी हुआ, उसे मैं सिर्फ अपनी बदकिस्मती कह सकता हूँ। और ये अच्छा है कि तुम मेरी दर्दनाक कहानी सुन लो। शायद तुम मुझ पर रहम खाकर मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता मुंतखब कर दो जो मेरे लिए फायदा मंद हो। मैं बुरी तरह टूट फूट गया हूँ। मैं अब वो प्रोफेसर बैरन नहीं हूँ जिसकी तुम इज्जत करते थे, जिसकी कदर करते थे। प्रोफेसर फूट फूट कर रोने लगा और ना जाने क्यों शाबान के दिल के गोशे नरम हो गए। फिर उसकी शख्सियत ने शाबान को बड़ा सहारा दिया था। और हकीकत ये है कि उसको इसकी असल से आशना करने वाला यही शख्स था। उसने नरमी से प्रोफेसर के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बेहद हैरत हुई, लेकिन तुम्हारे आंसू बताते हैं कि तुम पर बुरा वक्त आ पड़ा है। मैंने सैंड्रा को गार्था के साथ देखा है और वो वहाँ खुश है, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? कुछ वक्त बैठोगे मेरे पास? मैं तुम्हें अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाना चाहता हूँ। क्यों नहीं? शाबान ने कहा और प्रोफेसर बैरन के सामने बैठ गया। प्रोफेसर बैरन ने उसे अपनी दर्दनाक दास्तान सुनाई और शाबान के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझता था कि इसमें उसकी अपनी शख्सियत भी काफी हद तक मुलव्वस है। सैंड्रा उससे मोहब्बत करती थी और उसकी मोहब्बत में उसने अपने आप से और प्रोफेसर बैरन से इंतकाम लिया था। बहरतौर काफी देर तक शाबान गमज़दा रहा। फिर उसने कहा, मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? मुझे कोई हल बताओ, जीऊं या ना जीऊं? कोई मशवरा दे दो, तुम एक अच्छे इंसान हो। शाबान ख्यालात में डूब गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था इन हालात में उसे क्या कहे। ये एक सच्चाई थी, प्रोफेसर इतना बुरा इंसान नहीं था। ये दूसरी बात है कि वह शस्ता का बाशिंदा था और एक अहम मिशन पर इस दुनिया में भेजा गया था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं था। और जब वो कुछ भी नहीं था तो शाबान को उसके साथ रहम करने से भला कौन रोक सकता था? गार्था से ज्यादा और कौन जान सकता था कि जवानी किसी भी ज़रूर पर आई हो, उसकी ख्वाहिशात क्या होती हैं। नौजवानों का दिल मुंह लेने के लिए उसने सबसे पहले शस्ता में वो सब कुछ किया जिसने उसे नौजवानों में मकबूल कर दिया। और अब जब शस्ता के नौजवानों को इस बात का इल्म हुआ कि उनकी नई सलानूबिया गार्था है, तो उन्होंने सड़कों पर खुशियां मनाई। और गार्था ने नौजवानों को खुश करने के लिए सलानूबिया की हैसियत से जो अहकामात जारी किए, उन्होंने शस्ता के बूढ़ों के तो मुंह बना दिए, लेकिन नौजवानों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। और फिर यूं हुआ कि नौजवान लड़के और लड़कियां सड़कों पर रक्स और सरूर की महफिलें जमाने लगे। उन्हें हर तरह की आजादी बख्श दी गई थी। थोरान गार्था से क्या इनहराफ करता और नौजवान बूढ़ों की क्या बात मानते, लेकिन यह भी था कि जादूगरों की कैद से आजादी सभी के लिए खुशकुन साबित हुई थी।
और इस बात का इतराफ बूढ़े भी करते थे, सब उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन नौजवान तो गार्थावर्ता के दीवाने हो गए और जब दिन की उस रक्सो सरूर में गुजरते गुजरते गार्थावर्ता ने अपने असल मकाम का आगाज किया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों के जहनों को अपने शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया और उसकी आदमी की तकरीरें करने लगी कि वादी तरदाना में सोबेरा वाले भला क्या चीज हैं उनके सामने, और अगर ये वुसअतें फैलकर सोबेरा तक पहुंच गईं तो सोबेरा की हसीन लड़कियां उन नौजवानों की गुलामी में आ जाएंगी। इस बात को बड़ी सनसी से सुना गया, लेकिन नौजवानों ने सोचा कि बात वाकई दुरुस्त है और फिर सलानुबिया का हुक्म भला कौन टाल सकता था। चुनाचा ये भी मंजर हैरान कुन था कि शस्ता के नौजवान हथियारों की तैयारियों में मसरूफ हो गए। गार्थावर्ता का शहर इतना अजीम था कि कोई भी उससे आजाद नहीं हो सकता था, और जिस अंदाज में उसने नौजवानों को तरबियत दी थी वो तो और भी ज्यादा दो आतशा था। सोबेरा की हसीन लड़कियों के तस्वर ने हर नौजवान को इस बात पर आमादा कर दिया था कि वो सलानुबिया के हुक्म पर जंग करे और सोबेरा की अफराद कुव्वत क्या होगी, मार करके वहां से हर चीज हासिल कर ले, यहाँ तक कि इक्तदार भी। और ये तस्वर तो बहुत ही पसंदीदा था कि सोबेरा वाले उनके गुलाम हों और उनकी खिदमतगारी करें। तो फिर यही हुआ कि तैयारियां भरपूर तरीके से होने लगी। थोरान तो था ही गार्थावर्ता का साथी, लेकिन बूढ़ों ने समझाते हुए कहा, इससे पहले कि हम ये मामूली से हथियार लेकर सोबेरा की जानब दौड़ पड़े, हमें ये तो मालूम कर लेना चाहिए कि सोबेरा की अफरादी कुव्वत क्या हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये बात पहले से मंजर आम पर है मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों कि सोबेरा की आबादी शस्ता के मुकाबले में 4 गुना कम है और थोरान इनका गवाह है। लेकिन ये बात भी है कि शस्ता के ये जाले सब सोबेरा पर टूट पड़ेंगे तो उन्हें ज्यादा लोगों से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। अगर सोबेरा वालों की तादाद ज्यादा हुई तो तब तो जंग करना मुश्किल हो जाएगा। चंद नौजवानों ने तशवीश का इजहार किया। गार्था ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, सोबेरा में उनकी तादाद का 10वां हिस्सा भी मौजूद ना होगा। वहां के जवान भला जंग वजदल क्या जाने। यूं इस तरह उसने नौजवानों को तैयार किया और उसने अपने लश्कर की मुकम्मल तौर पर तश्कील की। फिर ये लश्कर सोबेरा की जानब रवाना हो गया। नौजवान, औरतें, बूढ़े, बच्चे शस्ता में बाकी रह गए और तकरीबन तमाम ही जवान अपनी सलानुबिया की सरगर्दगी में सोबेरा की जानब चल पड़े। इस तरह गार्था ने अपना वो कौल पूरा कर दिखाया था कि वह सरजमीन तरदाना को खून में नहला देगी। सैंड्रा भी इस मिशन पर उनके साथ थी क्योंकि शैलून भी मौजूद था और सैंड्रा ने शैलून को पूरी तरह अपने शिकंजे में कसा हुआ था। गार्था ने हर तरह से सैंड्रा का जायजा ले लिया था और दौरान सफर एक जगह क़याम हुआ तो सैंड्रा ने उसे कहा, वहां सोबेरा में शाबान मौजूद है। हाँ, वो बदबख्त वहीं मर रहा है। गार्था हंस पड़ी। तूने जिस अंदाज में ये बात कही है उससे अंदाजा होता है कि आज भी तेरे दिल में शाबान का कोई तस्वर मौजूद है। गार्था ने कहा, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी, लेकिन तस्वर के मुख्तलिफ रूप होते हैं। लेकिन अगर अब मेरे जहन में उसके लिए कोई तस्वर उभरता है तो उसमें इंतकाम की शिद्दत है। मैं उस शख्स को पीस कर रख देना चाहती हूँ। मैं उसे इतनी अज़ियतें देकर मारना चाहती हूँ कि दुनिया में किसी ज़ीरो को इतनी अज़ियतें ना मिली होंगी। लेकिन अफसोस, मुझे तुझे इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैं समझी नहीं, सैंड्रा ने कहा। जब सोबेरा के गुलाम तकसीम होंगे तो मैं सबसे पहले जिस गुलाम को अपनी तहवील में लेना पसंद करूंगी वो शाबान होगा। और तू सोच, जब शाबान मेरे गुलाम की हैसियत से मेरे पैरों के तलवे चाटेगा, इससे ज्यादा मैं उसे कोई अहमियत नहीं दूंगी। जो शख्स मेरे पैरों के तलवे चाटेगा वो तेरे इंतकाम का निशाना कैसे बन सकता है, इस बात को जहन में रख। गार्था ने कहा और सैंड्रा एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ खामोश हो गई। तरदाना की सलानुबिया अगर किसी काम को चाहे तो मुझ जैसी औरत भला उसकी मुखालफत क्या कर सकती है। लेकिन वो दिलचस्प मंजर मैं तुझे भी दिखाऊंगी और अगर किसी बात पर तूने मेरा दिल खुशी कर दिया तो फिर यही मौका तुझे भी दूंगी। यकीनन मर्द को गुलामों की तरह अपनी तहवील में रखना सबसे दिलचस्प काम है। गार्था की आंखें ख्वाबनाक हो गईं और सैंड्रा की आंखों में खून के दरिया मौजजन हो गए। लेकिन उन आंखों को गार्था से छुपाना था क्योंकि उससे ज्यादा शातिर औरत सैंड्रा की जिंदगी में कभी नहीं आई थी। टैलान शाबान से मोहब्बत करने लगा था और वह उसे भाई का दर्जा देता था, और जब शाबान अचानक ही टैलान के सामने आया तो वह शिद्दत मोहब्बत से दीवानावार शाबान से लिपट गया। वो जिस मकसद के लिए गया था उसके लिए सब ही मुतरद थे और ये जानना चाहते थे कि वहां शस्ता में क्या हो रहा है। फासले इतने थे और वसाइल इतने महदूद कि सोबेरा वालों को शस्ता वालों के बारे में कुछ नहीं मालूम हो पाया था। लेकिन शाबान को देखकर टैलान सब कुछ भूल गया। उसके माँ बाप और बहन सब ही शाबान की आमद से खुश थे। ये दूसरी बात है कि नील की
आंखों में दर्द का वो तस्वर मंजमद हो गया था जो शाबान की मोहब्बत ने पैदा किया था, लेकिन वो भी साहिब इक्तदार थी कि उसके बाद उसने शाबान से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। कुछ शाबान को घेर कर बैठ गए और जब टहलान ने उससे कहा, शस्ता का हाल तो सुना। शाबान ने कहा, बेहतर होगा तमाम बुजुर्गों को तलब कर लिया जाए। सूरत हाल ऐसी है कि उन्हें शस्ता वालों के इरादों से होशियार करना बेहद जरूरी है। संबूर कहने लगा, ये काम मैं किए लेता हूँ, बल्कि शाबान का यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। हमें बुजुर्गों को अपने इरादों से बाखबर रखना चाहिए और ये ज्यादा मुनासिब होगा। संबूर निकल गया और फिर सुबेरा में एक धूम सी मच गई कि शाबान वापस आया है और शस्ता की खबर लाया है। फिर जब सुबेरा वाले जमा हो गए तो शाबान उन्हें तफसील बताते हुए कहा, शस्ता वालों ने अपने जादूगरों को तो कत्ल कर दिया है और वहां सलानूबिया तब्दील कर दी गई है। सलानूबिया वो औरत है जिसके बारे में मैं खतरात से आगाह करता हूँ, यानी गारथा, जो अब तोड़ान की बीवी भी है और शस्ता की सलानूबिया भी। लेकिन उसने तय किया है कि सुबेरा पर हमला कर दिया जाए और सुबेरा के नौजवानों को कैद करके गुलाम बना लिया जाए और लड़कियों को खादमाएं। इस मकसद के लिए वहां बर्क रफ्तारी से काम हो रहा है और ये भी एक सच है कि शस्ता वालों की तादाद सुबेरा वालों से 4 गुना ज्यादा है। बुजुर्ग ने तैश में आकर कहा, बेशक उनकी तादाद हमसे बेहद ज्यादा है, लेकिन हमारे नौजवान भी गुलाम बनने की बजाय मौत की नींद सो जाना पसंद करेंगे। अगर ये सारी बातें सच पर मबनी हैं तो फिर हमें फौरन ही उनसे जंग की तैयारियां कर लेनी चाहिए। शाबान ने कहा, ये सारी बातें सच हैं और मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, मैंने गलत नहीं कहा, लेकिन आप इस अंदाज में ना सोचें। जहां वो लोग ताकत का जादू रखते हैं वहां हम लोग अक्ल का जादू इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग मुतमिन रहें। तैयारियां बेशक की जाएंगी, हथियार भी बनाए जाएंगे, लेकिन एक वादा मैं आपसे करता हूं, मेरी अक्ल का जादू शस्ता वालों को पिस्पा होने पर मजबूर कर देगा। मैंने उसके लिए मुअस्सर मंसूबा तैयार किया है और मुझे उसके लिए नौजवानों की मदद दरकार है। टहलान ने कहा, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों की मौजूदगी में इनकी इजाजत के साथ मैं शाबान को अपनी फौजों का सालार मुंतखब करता हूँ और उसे इख्तियार देता हूँ कि जिस तरह वो चाहे जंग की तैयारियां करे। हमें कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि दूसरी दुनिया से आने वाले के पास बिलाशुबा अक्ल का जादू मौजूद है। तो बस फिर आप लोग इत्मीनान रखिए, मैं शस्ता वालों को ऐसा इस्तकबाल करूंगा कि वो याद रखेंगे। खून बहेगा और वादी तरदाना सुर्ख हो जाएगी, यही तो हम नहीं चाहते थे। एक बुजुर्ग ने कहा, मैं ये कोशिश भी करूंगा कि खून ना बहे और इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं कि जहां तक मुमकिन हो सका मैं सुबेरा वालों को ऐसी शिकस्त से दो चार करूंगा जो उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। शाबान ने बहुत बड़ा दावा किया था, लेकिन इसके दावे की कुछ वजूहात भी थी जो उसके जहन में पोशीदा थी। जॉन समूएल प्रोफेसर बैरन के पास पहुंच गया। दोनों ही शाबान के मुतालिक बातें कर रहे थे। प्रोफेसर, मिस्टर शाबान के बारे में आपका क्या ख्याल है? बस कुछ ना पूछो, यूं समझो मेरी उम्र भर का तजर्बा शाबान को समझने में नाकाम रहा। मैंने उस पर ऐसी जिम्मेदारियां मुसल्लत की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इससे बुराई मोल ले बैठा, नहीं लेनी चाहिए थी। उसने मुझे ज्यादा से ज्यादा सोचा और उसकी जहानत उसके काम आई, जबकि मैं अपनी हमाकतों का शिकार हो गया। हजरात, सुना ये गया है कि शैतान का नाम लिया जाए तो शैतान आ मौजूद होता है। मैं अपने आप को शैतान तो नहीं कहता, लेकिन यूं समझिए मेरी और उसकी कुर्बत है। शैतान और शाबान में बस मामूली सा ही फर्क है। शाबान की आवाज सुनाई दी। दोनों उसे देखकर हैरान रह गए थे। जॉन समूएल तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि शाबान किसी जरिए से वहां नहीं पहुंचा था। जॉन समूएल ने कुछ कांटों पर जुबान फेरी और कहने लगा, शाबान, आप इस वक्त भी बगैर किसी जरिए के यहाँ आए हैं, कैसे? शाबान मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, बहुत सी बातें बताने के लिए वक्त दरकार होता है। आप लोग अगर कोई अहम गुफ्तगू नहीं कर रहे तो मुझे कुछ बातें करनी है। तो प्रोफेसर, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके दिल की बात मिस्टर जॉन समूएल को भी बता चुके हैं। आप पर मैंने गौर भी नहीं बहुत किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आपको अपने इन तमाम मामूलात से कोई फायदा नहीं पहुंचा। आपकी तमाम तर वफादारियां बेअसर हो गई और आप अब एक ऐसे दोराहे पर खड़े हुए हैं जहां से आप किसी भी सिमत का तयन नहीं कर सकते। प्रोफेसर, रिश्ते अपनी जगह एक अहम अहमियत रखते हैं और उनमें बड़ी वसअतें होती हैं, मगर मैं समझता हूँ जब तमाम करीब के रिश्ते दूर हो जाएं तो इस कायनात में फैला हुआ हर इंसान एक दूसरे का रिश्तेदार होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ प्रोफेसर कि इस वक्त सरजमीन तरदाना खून के साहल पर खड़ी हुई है और यहाँ किसी भी लम्हे लातादाद इंसान
जिंदगी के नुकसान का अंदेशा है, तो क्या आपके दिल में तरदाना वालों के लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है? मुझे तमाम हकीकतें बताओ, मेरा ज़हन बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, प्रोफेसर बैरन ने थके थके लहजे में कहा। कम वक्त गार्था शस्ता वालों को सबेरा पर चढ़ाने के लिए आ रही है। यहाँ खून रेजी होगी। टैलान ने ये जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द कर दी है कि मैं इस खून रेजी से किसी तरह बच्चों, और अगर ये इंतहाई जरूरी हो जाए तो फिर शस्ता वालों का मुकाबला तरदाना वालों के साथ मिलकर करूं। प्रोफेसर, मैं इस सिलसिले में आपकी मदद चाहता हूं। हाँ, आप मेरे मुआवनकार हैं और मुझे मेरी काविशों में मदद दें। जॉन समूएल, तुम्हें मैंने इस वक्त इसलिए अपने साथ शरीक किया है कि तुम भी इस जंग में शरीक रहो। खलासियों से कहो कि अपनी रंग रलियां तर्क कर दें। ज्यादा से ज्यादा ये करें कि अपनी पसंदीदा लड़कियों को जहाज पर मुंतकिल कर लें, लेकिन अपनी जहाजी जिम्मेदारियां पूरी करें। अगर हमारे लिए शस्ता वालों को रोकना नागुज़ीर हो जाए तो अखनातून को साहल से हटाकर समुद्र में इतनी दूर ले जाएं कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। हमें अखनातून की जरूरत है। इसके अलावा ये बात कैप्टन एडगर के नायब की हैसियत से मैं जानता हूं कि अखनातून पर ईंधन का इतना बड़ा जखीरा मौजूद है कि बहुत अरसे तक उसे इस्तेमाल कर सकता है। मैं ये चाहता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता अखनातून की रवानगी की तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। हो सकता है हमें उसके लिए जल्द ही अमल करना पड़े। जान के चेहरे पर सनसी के आसार फैल गए। उसने कहा, खलासियों को कंट्रोल करना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर आप इसकी इजाजत देते हैं शाबान कि वो अपनी पसंदीदा लड़कियों के साथ यहाँ पहुँच जाएं, तब तो ये समझ ले कि कोई मुश्किल ही नहीं रहती। लेकिन ये काम किसी तयन के है तहत के किया जा सकता है। मेरा मतलब है, आप कितना वक्त दे सकते हैं मुझे? जिस कदर जल्द मुमकिन हो, और तुम्हें इन दोनों का भी पूरा ख्याल रखना है जिन्हें मैंने मेहमान की हैसियत से तुम्हारे सुपुर्द किया है। आप इनसे मिल ले जनाब। अगर वो गैर मुतमिन हो तो मैं काबिल सजा हूँ। ठीक है कैप्टन, गुफ्तगू का ये अंदाज इख्तियार ना करें, हम लोग दोस्तों की हैसियत से बात कर रहे हैं। तो प्रोफेसर बैरन, क्या आप मेरे साथ खुश्की पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर तुम इसे मुनासिब समझते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे अहले सुबेरा के सामने लाओगे तो वो ये ना महसूस करेंगे कि मैं शस्ता का बाशिंदा हूँ। आप हर बात को मुझ पर छोड़ दीजिए, ये मेरा काम है। मैं आपको अहले सुबेरा के सामने किस हैसियत से लाता हूँ? ठीक है शाबान, प्रोफेसर ने बैरन ने आमादगी का इजहार कर दिया। शाबान अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहता था। उसने सलानुबिया और तोरना से भी जहाज पर मुलाकात की, और उसके बाद वापसी के लिए उसे जहाज का एक स्टीमर इस्तेमाल करना पड़ा था, क्योंकि प्रोफेसर उसके साथ था। भला सुबेरा वालों की क्या मजाल थी कि शाबान के साथ किसी को देखकर इंगिश्ते नुमाई कर सकते। उन्होंने सर्द निगाहों से प्रोफेसर को बैरन को देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, और ना ही शाबान ने उनकी सर्द निगाहों को अहमियत दी। उसने अपने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया था। उसने प्रोफेसर से कहा, सरजमीन तरदाना पर प्रोफेसर मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले, लेकिन इसके साथ साथ मुझे इतना कुछ मिल गया जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। मेरे पास पत्थर की एक किताब मौजूद है और उसमें वो याददाश्तें हैं जो मुझे तरदाना से हासिल हुई, और इसके अलावा मुझे जिंदगी का एक ऐसा महवर मिला है जो यूं समझ लीजिए मेरी हयात की पहली और आखिरी ख्वाहिश थी। और इन तमाम बातों के अलावा मैंने यहाँ से कुछ अलूम हासिल किए हैं जिनकी तफसील इस वक्त बताना बेकार है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा आपको कि ये अलूम इस दुनिया के लिए नाकाबिल यकीन होंगे। वहां की बात छोड़िए, यहाँ इस सरजमीन जहां जादूगरों की ममलकत कायम है, मैंने अपने जहन के सहारे अपने इल्म की बदौलत एक बहुत बड़ा काम करने का फैसला किया है, और उसके लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी ज़हनी कैफियत तुम जानते हो। मैंने आपको इंसानी हमदर्दी के नाम पर पुकारा है प्रोफेसर। बहुत अरसा कबल तरदाना की दोनों आबादियाँ एक ही थी और सब एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आप तो इसी दौर के इंसान हैं। क्या आज आपके दिल में तरदाना वालों की मोहब्बत नहीं जागती? नहीं, ये सब कुछ कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। मैंने तुम्हारी हदायत मानने से इनकार तो नहीं किया है। क्या अब मैं आपको अपने दिल की वो तमाम बातें बता सकता हूँ एतमाद के साथ जो मेरे दिल में हैं। एक पत्थर से तुम किसी शान की उम्मीद ना रखो, मैं तो पथरा चुका हूँ। तुम्हारे हुक्म की तामील पर अमल पैरा हो सकता है, बाकी मुझ में क्या रखा है। तो सुनिए, गार्था की सरकर्दगी में शस्ता वाले सुबेरा पर हमला करने के लिए तैयार हैं, और ये बात भी बखूबी मेरे इल्म में आ चुकी है कि उनकी तादाद सुबेरा वालों से कहीं ज्यादा है। मैं उन लोगों की मासूमियत पर यकीन रखता हूँ। अगर उन्हें सुबेरा वालों की तादाद अपने आप से सैकड़ों गुना ज्यादा नजर आए तो मेरे ख्याल में वो जंग करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे और गार्था अपने मंसूबे में फेल हो जाएगी। मैं यही करना चाहता हूँ।
प्रोफेसर ना समझने वाले अंदाज में शाबान को देखने लगा। शाबान ने फिर कहा, हाँ यहाँ आईने नहीं हैं, इसलिए लोग आईना साजी से वाकिफ नहीं, लेकिन अक्स का जादू यहाँ एक बड़े अनोखे तरीके से मौजूद है और मैंने अक्स के जादूगर से वो जादू हासिल कर लिया है। मैं नहीं जानता था कि मेरा ये फन एक दिन यही मेरे काम आएगा। मेरा दिमाग अब इतना ताकतवर नहीं है जितना कभी था और ना ही मैं सारी बातों को इतनी आसानी से समझ सकता हूँ। प्रोफेसर ने कहा, तो फिर मेरे साथ तजर्बे के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके साथ सबसे पहले मैदान जंग मुंतखब करता हूं जहां हमें शस्ता वालों का इस्तकबाल करना होगा और उसी मैदान को मैं सुबेरा की फौजों से भर देना चाहता हूं। प्रोफेसर ने फिर धीमे अंदाज में मुस्कुराकर उन अल्फाज से नावाकिफियत का इजहार किया था और शाबान ने सोचा कि अब प्रोफेसर बैरन को अपना तजर्बा करके ही दिखा दे ताकि बात उसकी समझ में आ जाए। अक्स के जादूगर ने जो तरीकाकार शाबान को बताया था वो बेहद अनोखा था। अगर सरजमीन तरदाना का कोई बाशिंदा होता और उसे जमाना जदीद की साइंसी तहकीकात का कोई इल्म ना होता तो उसके लिए इस तजर्बे को एक नया रंग देना इंतहाई मुश्किल काम होता, लेकिन भाव के वो आईने जो एक मखसूस अंदाज में तश्कील पाते थे शाबान के लिए तैयार कर लेना मुश्किल काम ना साबित हुआ। उसने नहायत जहानत के साथ समुद्री पानी को इस्तेमाल करते हुए भाव की मंजमत दीवारें कायम की और इन दीवारों की बुलंदी के लिए एक खास तरीका इख्तियार किया। उनके जाविये उसकी ज़हनों का नमूना थे और उसने हमेशा ही बेहतरीन जहानत का सबूत दिया था। प्रोफेसर बैरन की मदद से वह भाव की ऐसी दीवारें कायम कर रहा था जो नजर ना आए, लेकिन उनका अमल पसंद के मुताबिक ही हुआ। खसूसन जावियों का उसने एक ऐसा मेयार कायम किया था कि दुनिया भर के साइंसदान इन जावियों की तरतीब देखकर हैरान रह जाते। भाव की ये मंजमत दीवारें रोशन और चमकदार थीं, लेकिन इस तरह कि उनका एहसास किसी को ना हो। शाबान 5-6 दिन तक इस काम में मसरूफ रहा था और प्रोफेसर की जहानतें जागती जा रही थी। जब एक ऐसा शख्स उसके साथ मसरूफ अमल था तो एक ऐसा आदमी जिसने खुद ही अपनी जिंदगी तहकीक में गुजारी हो क्यों ना दिलचस्पी पर आमादा हो जाता। प्रोफेसर बैरन को शाबान के अल्फाज याद थे। उसने कहा था कि अगर शस्ता वालों को उनकी अपनी तादाद से सैकड़ों गुना ज्यादा तादाद दिखा दे तो वो जंग पर आबादा नहीं होंगे। और प्रोफेसर बैरन ने जावियों की इन दीवारों में अपना ये अक्स देखा था जो उसे कम अज कम 30-40 जगह नजर आया था, यानी एक शख्स 40 गुना नजर आने लगा। उन दीवारी जावियों के सामने मैदान जंग पर आने वाले एक थोड़े से लश्कर को उन जावियों में देखते तो वो उन्हें 40 गुना ज्यादा महसूस होता। प्रोफेसर बैरन अश कर उठा था और उसने शाबान के हाथ चूम लिए थे। उसने कहा, बाद औकात इंसान किसी दूसरे के बारे में कभी सही अंदाजा नहीं लगा सकता। मैंने तुम्हें एक आम इंसान समझा था, हो सकता है ये भाप और अक्स का जादू तुमने किसी जादूगर से सीखा हो, लेकिन शाबान तुमने इसका इस्तेमाल जिस अंदाज में भी किया है शायद मैं उसे कभी ना भूल सकूं। प्रोफेसर अगर सच पूछो तो मेरी हालत भी अजीब है। आप इन लम्हात में मेरे दोस्त बने थे जब मैं अपनी सरजमीन के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं अपनी इज्जत करता था, आपके बयान से बाहर है, लेकिन बदकिस्मती से जब हम अपनी जमीन की हदूद तक पहुंचे तो हमारे जहन तस्लीम हो गए। आप शस्ता के बासिंदे कहलाए और मैं सवेरा का। अगर कोई मुझसे ये राय लेता तो मैं खुलकर ये बात कह सकता था कि मैं शख्सी मोहब्बत का कायल हूँ। सिर्फ इलाके की बुनियाद पर मेरे जहन में तफरीक पैदा नहीं हो सकी। आप लोग चले गए, लेकिन मैं इस मुश्किल का शिकार रहा कि तरदाना की सरजमीन पर खून ना बहने दूं। और कुछ नहीं प्रोफेसर, तो कम अज कम मेरे बाप बाप का ताल्लुक यहीं से था। सैम्बूर मेरा चचा है और टैलान मेरे चचा का बेटा जो इस वक्त सोबेरा का सरदार है। मैं मुसलसल इन कोशिशों में मसरूफ रहा हूँ कि प्रोफेसर के सरजमीन तरदाना की भलाई हो, लेकिन प्रोफेसर इसके साथ साथ मेरा दिल यहाँ नहीं लगा। मैं आपके सामने दिल की सारी बातें खोल रहा हूँ। मेरा दिल यहाँ कभी नहीं लगा प्रोफेसर। मैं अपनी इस दुनिया को याद करता हूँ। शायद अगर मेरे माँ बाप मुझे यहाँ मिल जाते तो मैं उनकी जात में जम हो जाता और इन तमाम बातों के बारे में ना सोचता, लेकिन वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे। मेरा ज़हन भटका भटका रहा और बिल आखिर मैंने फैसला किया कि सरजमीन तरदाना से वापस चला जाऊंगा। ये फासला आज तक कायम है। जान से मैंने कह दिया है कि अखरत उनका सफर के लिए तैयार रखे। असद शेराजी, आंटी दरदाना, वो तमाम लोग मुझे बेहद याद आते हैं। प्रोफेसर जिनके साथ मेरी जिंदगी का आगाज हुआ था, मैं अपने दुखे हुए दिल को मजीद दुखाना नहीं चाहता। उसकी बुनियादी वजह यह थी प्रोफेसर,
कि मैं एक ऐसी शख्सियत को पसंद करता था जो मेरी निगाहों में नामालूम थी। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जापान के सफर के दौरान एक ऐसे जापानी ने जो बेहद मुअम्मर था और समुद्र में मोतियों की तलाश का काम करता था, एक तस्वीर मुझे दी थी जो किसी समुद्री मखलूक की थी। समुद्र की गहराइयों में वो मुतजस्सिस अंदाज में सामने देख रही थी। वो तस्वीर मेरे दिल में जा बैठी प्रोफेसर, और मैं उसकी तलाश में सरगर्दा हो गया। हम जिस दुनिया के बाशिंदे हैं, खसूसन जहां मैंने नमू पाई और जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई है, उसमें प्रोफेसर मेरा नजरिया मजहबी तौर पर यह है कि इंसान की तकदीर उसके लिए रास्ते मुतय्यन करती है। मेरे दिल में जो मोहरत जागजी हुई थी वो एक जिंदा वजूद रखती थी और तकदीर उसकी जानब मेरी रहनुमाई कर रही थी। और प्रोफेसर बिल आखिर मैंने उस मोहरत को पा लिया और अब वो इंसानी शक्ल में मेरे पास मौजूद है। आप जानते हैं प्रोफेसर कि वो कौन है। इतने तवील लम्हात के बाद पहली बार प्रोफेसर के चेहरे पर तजस्सुस और दिलचस्पी के आसार पैदा हुए और वह हैरानी से बोला, कौन है वो शस्ता की सलानूबिया है, बल्कि थी वो सलानूबिया जो जादूगरों की तहवील में कैदियों जैसी जिंदगी गुजार रही थी और जिसे मेरा इंतजार था। प्रोफेसर सलानूबिया अब मेरे पास है, मेरे साथ है, और वहाँ शस्ता में गार्था ने अपना इक़्तिदार कायम कर लिया है। उस औरत ने हमेशा ही साजिशें की हैं और ये ओशीन की जानब से मेरे अगवा के लिए मुतय्यन की गई थी, लेकिन हालात ने मुझे और उसे एक अनोखी राह पर ला डाला। इस बेहानक औरत से कोई बात बैद नहीं है कि क्या कर डाले और क्या ना कर डाले। मैं तरदाना को उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। हमें उसके बारे में भी सोचना है, और ये सब कुछ जैसा कि आपको मालूम है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। और अब एक मकसद मेरे सामने है, एक मिशन मेरे सामने है। मैंने यहाँ से कुछ अलूम हासिल किए हैं। वापस अपनी दुनिया में जाऊंगा तो इन अलूम से कोई ऐसा नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा जो मेरी दुनिया के इंसानों को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा असद शहरादी के लिए मैंने पत्थर की किताब तैयार की है जिसमें वो यादाश्तें समूदी हैं जो उनके लिए बड़ी कार आमद साबित हो सकती है। हम इंसानियत की बका, इंसानियत की भलाई के लिए इतना कुछ तो नहीं कर सके जितना हमारे दिल में था, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ ऐसी चीजें ले जाऊंगा अपने साथ जो असद शहरादी की उस सारी मेहनत का सिला होंगी। ये मेरी आरज़ू है। अब ये बताओ शाबान कि तुम्हारा मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है। प्रोफेसर, पहले तो मैं ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि शातिर गार्था ने शस्ता वालों को कहां तक पहुंचा दिया। उसके मंसूबे से मुझे जो वाकफियत हासिल है वो सुबेरा हमले करने का इरादा रखती है और सुबेरा के नौजवानों को अपना गुलाम बनाने की ख्वाहिशमंद। बहुत बड़ा अलमिया हो जाएगा प्रोफेसर अगर गार्था जिंदा रही। इस बार मैंने बेहालते मजबूरी ये फैसला किया है कि और जो कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं उसे अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। कम अज कम तरदाना की सरजमीन से ये दाग मिट जाए। प्रोफेसर, बेहालते मजबूरी मैंने ये फैसला किया है, वरना आप यकीन करें किसी ऐसे इंसान को कत्ल करने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिसका कोई कसूर ना हो। मैं अपने आप को किसी की मौत में मुलव्वस नहीं कर सकता। ठीक है, मगर इसके लिए तुम्हें शस्ता जाना पड़ेगा, प्रोफेसर ने मशवरा दिया। हाँ, इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपको मैं कुछ जिम्मेदारियां सौंप रहा हूँ। टैलान को आपसे मिला दूंगा और वह मेरी ख्वाहिश पर आपसे तावन करेगा। प्रोफेसर, इन औस की दीवारों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिएगा, अपने आदमी को होशियार रखिएगा। मैं बहुत जल्द आपको इत्तला दूंगा कि हमें किस तरह अपना काम सर अंजाम देना चाहिए। ये अजूबा तो शायद तरदाना के किसी जादूगर ने इस शक्ल में नहीं तैयार किया था। प्रोफेसर बैरन के तहफ़्फ़ुज़ में दे दिया गया। शाबान जानता था कि यह किस कदर अहम चीज है, उसका बरकरार रखना निहायत जरूरी था और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसी न किसी पर आयद करना थी। फिर वो प्रोफेसर बैरन के साथ टैलान के पास पहुंच गया। अहले तरदाना अपने दोस्त और दुश्मन को अच्छी तरह पहचानते थे, सो प्रोफेसर बैरन को देखकर टैलान की आंखों में हैरत के नकूश नजर आने लगे। सैम्बूर भी शशदर रह गया था। शाबान ने कहा, मेरे भाई और मेरे चचा, प्रोफेसर बैरन के बारे में तुम लोग ये जानते हो कि वह शस्ता का बाशिंदा है और उन लोगों में से है जो सरजमीन शस्ता के लिए जादू लेने गए थे। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूंगा कि प्रोफेसर बैरन मेरा बुजुर्ग, मेरा साथी, मेरा दोस्त और अहले सुबेरा का हमदर्द है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? टैलान ने फौरन कहा, हाँ मेरे भाई, चौंका ये बात तूने कही है, लेकिन क्या दर हकीकत ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है, और जो कुछ मैंने तुम्हें बताया उसकी तस्दीक प्रोफेसर बैरन से हो सकती है। शैतान गार्था
बहुत जल्द शस्ता के लश्कर को लेकर हमारी जानब सफर करने वाली है। लेकिन प्रोफेसर बैरन ने अब एक ऐसा हसार काम किया है कि अहले शस्ता शायद हमसे जंग करने की हिम्मत ना कर सकें, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो हम उन्हें बहुत मुश्किलात में डाल देंगे। अगर ये बात है तो तेरा कहा सर आंखों पर, और हम इसे एक यकीनी अमर जानेंगे कि बैरन हमारा साथी है। लेकिन हमें अब क्या करना है? प्रोफेसर की हिदायत के मुताबिक अमल और टैलान चौका तुमने मुझे अपनी फौजों का सलार बनाया है, इसलिए यूं समझो कि प्रोफेसर बैरन मेरा दस्ते रास्त है। इनसे हराफ किया गया तो मुझे खुशी नहीं होगी, हरगिज नहीं। जब मैंने कहा है कि तेरा कहा माना जाएगा तो यूं समझ के वही बात है। बैरन को तमाम तर जिम्मेदारियां सौंपने के बाद अब शाबान पर यह लाजम था कि वो एक बार फिर शस्ता की जानब तवील सफर इख्तियार करे। दूसरे लोगों के लिए तो यह सफर वाकई बेहद तवील था, लेकिन हवाओं का जादूगर हवाओं के दोष पर उसी तरह सफर कर सकता था जिस तरह एक हवाई जहाज एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक का सफर मुख्तलिफ तरीन वक्त में कर लेता है। मुहज़्ज़ब दुनिया के तस्वर में इंसान की परवाज़ न जाने कब से है। उसने ऐसी मशीन तो ऐजाद कर ली जो परिंदों की मानद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके, लेकिन वो अपनी जात में वो कुव्वत नहीं पैदा कर सका। लेकिन कुदरत जो जिसे देना चाहे सो अहले तरदाना इस जादू के बारे में जानते थे, और यकीनी तौर पर अगर ये रूबा अमल हो जाए तो बहुत से मसाइल इस शक्ल में भी हल हो सकते हैं। लेकिन शाबान पहले अखनातून पर आया था। तूरना और सलानूबिया मुतमिन थे। जॉन समूएल वैसे ही एक उम्दा इंसान था। चुनाचा उस नादीदा मेहमानों के लिए जिनकी सूरत उसने आज तक नहीं देखी थी वो जरूरियात मुहैया करता रहता था। हैरान बेशक था, लेकिन उसके और उसके साथियों के लिए ये सरजमीन जादू की सरजमीन थी, और जॉन समूएल ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इसके अलावा कोई इस्मत ना जाए जहां शाबान का कैबन आबाद था। शाबान उन दोनों से कहा कि अब वो आखिरी बहाल में कदम रख रहा है और उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। सलानूबिया ने जवाब दिया, रातों को जब हम अपने कैबन से निकलकर इस अजीम शान जहाज पर सैर करते हैं तो ना जाने मुझे क्या क्या ख्वाब घेर लेते हैं, तुम्हारी दुनिया के ख्वाब। वो वक्त अब बहुत करीब आ रहा है जब तुम मेरी दुनिया का नजारा करोगी सलानूबिया। फिलहाल मुझे तुम्हारे ताउन इस शक्ल में दरकार है कि तुम यहाँ अपने आप को महफूज रखो। मैं अब चलता हूँ और मुमकिन है मुझसे तुम्हारी दूसरी मुलाकात में वक्त लग जाए। सलानूबिया ने बेकरार लहजे में कहा, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना शाबान, अपने आप को मेरे लिए महफूज करना। शाबान ने उसे दिलासा दिया और फिर अखनातून ही से उसे अपने आप को जावियों में कैद करके हवाओं की दोष तक पहुंचा दिया। समुद्री अबूर करके वो इस जानब बढ़ने लगा जहां से पत्थर की एक दीवार सरहदों का तयन करती थी, और ये कुदरती पहाड़ बिलाशुबा बड़ी अहमियत के हामिल थे, लेकिन उनसे गुजरने का रास्ता उनके नीचे से था और बुलंदी से गुजरने वाले बड़े दुश्वार गदार मराहल में मुब्तला हो जाते थे। लेकिन हवाओं के मुसाफिर हवाओं के साथ बरक रफ्तारी से सफर करने लगा, और उसने ज्यादा फासला तय नहीं किया था कि उसके अंदाज में शदीद हैरानी के आसार पैदा हो गए। उसने देखा कि शस्ता का अजीम शान लश्कर अब सिर्फ 2 सूरज और 2 चांद के फासले पर है, लेकिन ये लश्कर जिस रफ्तार से सफर करके सुबेरा की सरजमीन पर पहुंचेगा उसमें उसे 48 घंटे लग जाएंगे। शाबान को ये उम्मीद नहीं थी कि गारथा वर्था इतनी बरक रफ्तारी से ये सब कुछ करेगी। फिजा ही में रुककर उसने इस लश्कर का पूरी तरह जायजा लिया और गारथा को देख लिया, जो बड़ी शान और शौकत से उस लश्कर की सपा सलार बनी हुई थी, और अहमद थोरान उसके साथ था। ना सिर्फ वो बल्कि सैंड्रा को भी 4 चांद लगे थे। सैंड्रा की कैफियत से शाबान बखूबी वाकिफ था और ये सोच रहा था कि अगर मौका मिला तो सैंड्रा को समझाएगा, और अगर वो मान गई तो प्रोफेसर बैरन की जिंदगी में ये एक नहायत खुशगवार वाकया होगा। लेकिन इस वक्त इन तमाम बातों के बारे में नहीं सोचा जा सकता था। यहाँ तो सूरत हाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और शाबान को जल्द अज जल्द वापस जाकर सुबेरा के जवानों को मुनज़्ज़म करना था ताकि शस्ता वालों के होशो हवास पस्त किए जाएं। लेकिन एक खौफ और भी था उसके दिल में, वो ये कि अगर अहले तश्तश लश्कर की तादाद से खौफज़दा ना हुए और हमला आवर हो ही गए तब वो क्या करेगा। कोई ऐसा अमल जरूरी था जिससे अहले शस्ता को खौफज़दा किया जा सके। अपने तौर पर ये तमाम अंदाजे कायम करके उसने वापसी का सफर इख्तियार किया, और उसकी वापसी पर प्रोफेसर बैरन तक ही हुई, जिसे देखकर शाबान को खुशी हुई थी कि टैलान और उसके तमाम साथी प्रोफेसर बैरन की इज्जत करते हैं और शाबान के हुक्म के मुताबिक उसके साथ मेहरबानी का सलूक। शाबान ने इंतजार किया उस वक्त तक जब प्रोफेसर बैरन उसे तन्हा मिले, और उसके लिए उसे चंद घंटे दरकार हुए। फिर जब वो प्रोफेसर बैरन के सामने जाहिर हुआ तो बैरन भी शशदर रह गया। उसने कहा,
शाबान, क्या यहाँ तुमने ज़ाबियों का जादू भी सीख लिया है? आने वाला वक्त ये बताएगा प्रोफेसर बैरन कि मैंने क्या क्या सीखा। फिलहाल मैं तुमसे जो कुछ कहना चाहता हूँ वो बड़ी सनसीखेजी का हामिल है। शस्ता का लश्कर सिर्फ 48 घंटे के सफर के फासले पर है और उसकी तादाद खूब है। गारथा इसमें मौजूद है और शस्ता वाले उसे एक देवी की हैसियत देते हैं क्योंकि वो उनकी सलानूबिया है। और शस्ता की तारीख में ये पहला मौका है कि उनके रूहानी पेशवा एक जंग के लिए उनकी रहनुमाई कर रही है। गोया तरदाना की तारीख में एक नए बाब का इजाफा हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें फौरी तौर पर अपने नौजवानों को मुनज़्ज़म कर देना चाहिए। मेरे जहन में कुछ और भी मंसूबे हैं प्रोफेसर, मुझे बताओ वो क्या मंसूबे हैं? बदकिस्मती से मैं एक ऐसा अमल कर बैठा हूँ जिससे मुझे नुकसानात पहुंचे हैं। अगर ये ना करता तो शायद मुझे फायदा हासिल होता। वो क्या? बैरन ने सवाल किया। मैं अखनातून के हथियार जाया कर चुका हूँ। हमारे पास अगर गोला बारूद के ज़खायर होते तो हम बेशक शस्ता वालों को इनका शिकार ना बनाते, लेकिन खौफनाक धमाके करके हम उन्हें खौफजदा कर सकते थे। यूँ हमें फायदा होता। हकीकत में मैं ये सोच रहा था कि अगर अहले शस्ता इस तादाद से खौफजदा ना हुए और गारथा उन्हें इस बात पर आमादा कर सकी कि वो हर कीमत पर जंग करें कि सलानूबिया उनकी रूहानी पेशवा उनके साथ है, तो फिर यकीनी तौर पर सुबेरा वालों को नुकसान पहुंच सकता है। और इसका क्या सद्देबाब है? प्रोफेसर बैरन चंद लम्हा सोचता रहा, फिर उसने कहा, शाबान, तुम बहुत ज़हीन इंसान हो और तुमने हमेशा नाकाबिले यकीन कारनामे अंजाम दिए, लेकिन एक तजवीज़ मेरे जहन में भी है अगर तुम पसंद करो। वो क्या प्रोफेसर? वो ये कि सरहद की पहाड़ों के दामन में अखनातून से उठाकर पेट्रोल के कुछ ड्रम किनारे किनारे लगा दो। अगर शस्ता वाले जोश में आकर इन पहाड़ी दीवारों को अबूर करें तो पेट्रोल के इन ड्रमों को पत्थर मार मार कर उनका पेट्रोल बहाओ और उनमें आग लगा दो। यकीनन ये उनके लिए एक खौफनाक अमल होगा और नीचे उतरने से गुरेज करेंगे। मेरा ख्याल है उसके बाद गारथा की भी नहीं चलेगी। शाबान ने फटी फटी आंखों से प्रोफेसर बैरन को देखा और फिर अकीदत से उसके हाथ चूम कर बोला, तजर्बे की एक बहुत ही बात ना तजर्बाकार की सारी उम्र पर भारी होती है। क्या आलीशान तरकीब बताई है। बिलाशुबा हमें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन बहुत जल्द। इसके लिए ज्यादा वक्त जाया करना मुनासिब नहीं होगा। तो फिर ठीक है, अखनातून से पेट्रोल का एक मुनासिब जखीरा यहाँ मुंतकिल कर दो। तरदाना के नौजवान तुम्हारी मदद करेंगे। शाबान फौरन ही इस काम के लिए तैयार हो गया था। सुबेरा के जवान अपनी तादाद देखकर खुद दीवाने हो गए थे। जहां तक नजर जाती थी वो खुद को पाते। टैलान और सबूर की हालत भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं थी। बहुत वक्त गुजरने के बाद उन्हें इल्म हो रहा था कि ये अक्स का जादू है। वो अपनी तादाद से 40 गुना ज्यादा नजर आ रहे थे और शाबान की जहानत पर वो फूले ना समाते थे। दूसरी तरफ गारथा थोरान की अजीम लश्कर के साथ सुबेरा तक के सफर का इंतखाम कर चुकी थी और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों को बड़ी महारत से अबूर कर लिया गया। अब कैफियत ये थी कि शस्ता के लोग सुबेरा के मुंतजिर लश्कर को अपनी जगह से देख सकते थे और जब उन्होंने पहली निगाह सुबेरा के लश्कर की जानब डाली तो कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसके हलक से हैरत तड़ पड़ी, तरफ बड़ी आवाज ना निकल सकी। और बुलंदो बाला पहाड़ी की चोटी से थोरान और गारथा वर्था ने भी तहद्दे निगाह फैले हुए उस अजीम शान लश्कर को देखा और उनके कदम भी रुक गए। गारथा वर्था की आंखों में तशवीश की लहरें नमूदार हो गईं और थोरान का मुंह शिद्दत हैरत से खुला का खुला रह गया। गारथा ने होंठ बीटते हुए कहा, तुम लोग इतने बेखबर हो कि तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि हुआ कि सुबेरा की आबादी कितनी है। हमारा लश्कर तो इस अजीमो शान लश्कर के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। गारथा तो यकीन कर या ना कर, मगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सुबेरा की जमीन से इंसान उगे हैं। ये तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि सुबेरा इंसानों का सैलाब लेकर आएगा। नामुमकिन है गारथा कि मेरे लश्कर वाले इस बेहान लश्कर से मुकाबला कर सकें। अरे उनकी तादाद ही कितनी है। शस्ता के लोग तो बिल्कुल एक ही रेले में पिस कर रह जाएंगे। ये जंग नामुमकिन हो गई गारथा, ये जंग नामुमकिन हो गई। देख हमारे आदमियों में बददिली फैल रही है। देख अकब से लोग वापस खिसकना शुरू हो गए हैं और तू देख लेना एक भी नहीं रुकेगा, यहाँ एक भी नहीं रुकेगा। थोरान तुम इन बुज़दिलों को रोको, जाओ तुम इनके हक़ में चले जाओ। जंग होगी और जरूर होगी। मैं कोई हिकमत अमली निकालूंगी, कोई ऐसा अमल करूंगी कि सुबेरा के इस अजीम शान लश्कर को फना किया जा सके। जाओ इन्हें रोको वरना अच्छा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तवज्जो का रुख अब सुबेरा की जानब हो जाए। जाते नहीं हो थोरान, क्या तुम भी बुज़दिल हो गए हो? थोरान बादल नाखवास्ता अपने लश्कर के अकबी हिस्से की जानब बढ़ गया। सैंड्रा के होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट खेल रही थी। उसने गारथा से कहा,
ये लोग जंगजू नहीं है गार्था, ये इतनी मालूमात नहीं रख सकते। जरा देखो तो सही, यहाँ लगता है कि समुंदर इंसानों की शक्ल में जमीन पर उमड़ आया है। ये लोग भला, मेरा मतलब है शस्ता वालों के, इंसानों के इस समुंदर को कैसे अबूर कर सकते हैं। गार्था के चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आ रहे थे और उसने कहा, यहाँ मैं धोखा खा गई सैंड्रा। मैंने इस बात का एहसास नहीं रखा कि ये लोग अहमक भी हैं और जंग वजदल के नाम से इनका दम निकलता है। यहाँ रुक कर हमें गौर करना और सोचना पड़ेगा कि वो पहाड़ की बुलंदियों पर चढ़कर हम पर हमला आवर हो सकते हैं कि हमारा नीचे उतरने का इंतजार करेंगे, लेकिन अहमक थोरान अपने लश्कर को रोकने में कामयाब तो हो जाए। गार्था की एक निगाह सामने थी तो दूसरी अकब में। थोरान अपने भाई शैलान के साथ अपने आदमी को समझाने में मसरूफ था और यकीनी तौर पर वहां यही बहस हो रही होगी कि इतने बड़े लश्कर से कैसे मुकाबला किया जा सकता है। ये तो एक नामुमकिन ही अमल है। लेकिन बहरतौर थोरान अपने लश्करों को फरार से रोकने में कामयाब हो गया था। वो रुक गए, लेकिन सब एक दूसरे से ये सवाल कर रहे थे कि सोबेरा में इतने लोग कहां से पैदा हो गए। सोबेरा की आबादी का पता क्यों नहीं चल सका और क्या वो इस अजीम इंसान आबादी से जंग कर सकेंगे। थोरान उन्हें रोक देना अपनी जगह, लेकिन शायद अब उनमें से कोई भी आगे बढ़कर जंग करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो सब भाग जाने की फिक्र में थे। फिर रफ्ता रफ्ता सूरज डूबने लगा। अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था कि थोरान ने लश्कर को रोक तो दिया था, लेकिन वापस आकर गार्था वर्था को ये बताया कि उसके तो लश्करी सवाल करते हैं कि उन लातादाद इंसानों से कैसे मुकाबला किया जा सकता है। मरो मत, मैं कोई तरकीब निकालूंगी, मैं कुछ सोचूंगी, गार्था ने गुड़ाते हुए कहा। शाम की धुंधलाहटें रात की तारीकियों में तब्दील हो गईं। गार्था वर्था किसी जख्मी शेरनी की मानत पहाड़ों की बुलंदियों पर इधर से उधर गर्दश कर रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन रात की तारीकियों में सोबेरा के लश्करियों की जानब एक और अमल ने शस्ता के लश्करियों को बिल्कुल ही बदहवास कर दिया। अचानक ही खौफनाक धमाके हुए थे और जिस पहाड़ पर वो मौजूद थे उसके दामन में आग के शोले बुलंद होने लगे। शस्ता के लोगों में शोर मच गया और वह दहशत ज़दा होकर एक दूसरे से लिपट गए। सब एक दूसरे से यही कह रहे थे कि सोबेरा ने दूसरी दुनिया का जादू इस्तेमाल कर लिया है और अब अगर पहाड़ के दामन में उतरा जाए तो हम आग के शोलों की नजर हो जाएंगे। गार्था वर्था एक दूर दराज गोशे में खड़ी नीचे देख रही थी और ये अंदाजा लगा रही थी कि ये शोले कहां से बुलंद हो गए। अखरत उनका गोला बारूद तो तबाह हो चुका था और अब इस पर कुछ नहीं था, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसकी समझ में आ गया कि ये पेट्रोल है जिसे पहाड़ के दामन में जला दिया गया है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने इधर उधर देखा। सैंड्रा अब भी उसके करीब मौजूद थी। गार्था ने कहका लगाया कि सैंड्रा से कहा, ये बात मेरे अलावा सिर्फ तू जानती है कि शाबान का जादू है, वरना इधर सोबेरा में और कोई नहीं है जो इस जैसी जहानत का मालिक हो। शाबान, सैंड्रा ने आहिस्ता से कहा। उधर देखा, फिर नीचे झांका और उसके बाद गार्था से कहा, शाबान के बारे में अब तेरे दिल में क्या ख्याल गार्था? मेरी कफियत ना पूछ सैंड्रा, मैं जरा मुख्तलिफ मजाज की औरत हूँ। शाबान, यकीनन मेरे हाथ जरूर लगेगा, उस वक्त मैं ये तर्जिया कर सकूंगी शाबान के लिए मेरे दिल में क्या है। मगर गार्था, मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ, उतना ही चाहती हूँ उसे जितना रोज़े अव्वल से चाहती थी। और मेरे बाप ने मेरे साथ जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। मुझे उससे शिकायत है कि उसने इतना जमाना साथ होने के बावजूद ऐसी अहमक दुनिया की जानब रुख किया जहां इंसान बेवकूफ़ी की आखिरी हदों को पहुंचे हुए हैं। जहां तक तेरे ताल्लुक है गार्था वर्था, तो बहुत ताकतवर औरत है। तूने हमेशा अपने आप को बुलंदियों पर रखा, लेकिन मेरी मोहब्बत ने मुझे वो ताकत बख्शी है कि मैं आज तुझे चैलेंज कर रही हूँ। शाबान को तू छू भी नहीं सकी गार्था। शाबान दर हकीकत एक ऐसा इंसान है जिसके दिलो जान की गहराइयों से चाहा जा सकता है, जिसके लिए इस कायनात की हर शय कुर्बान की जा सकती है। शायद तू इस बात पर यकीन ना करेगा था कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा वो जो शाबान को देखने के बाद शुरू हुआ, शाबान के प्यार में बसर हुआ है और उसके प्यार ने मुझे इतनी कुव्वत बख्शी है कि आज मैं तेरे सामने सीना ताने खड़ी हूँ। गार्था के चेहरे पर पहले हैरत के आसार नमूदार हुए और फिर वो गुस्से से सुर्ख हो गई। सैंड्रा, क्या तू दीवानी हो गई है? मैं गार्था हूँ। सैंड्रा और गार्था जिस चाय की ख्वाहिश करती है वो खुद ब खुद उसकी मलकियत बन जाती है। शाबान ने यहाँ जो कुछ भी किया है वो अपनी जगह, लेकिन वो आज भी मेरी ही ममलकियत है। गार्था, तू औरत का कौन सा रूप है मेरी समझ में नहीं आ सका। कितने महबूब है तेरे, कितने इंसान तेरी मलकियत हैं। ये सवाल तो मैं तुझसे भी करती हूँ सैंड्रा, क्या तू भी तो शाबान को चाहती है? चाहती हूँ, सैंड्रा ने कहा, और शैलून के साथ रहती है। वो सैंड्रा की लाश है गार्था, सैंड्रा नहीं है, जिंदा लाश। हाँ, जिंदा लाश। और तू कौन है? इंतकाम।
मेरा ये वजूद सिर्फ इंतकाम के सहारे जुम्बिश करता है, और ये इंतकाम मुझे दो इंसानों से लेना है। एक तो मेरे इंतकाम का शिकार हो गई है, और दूसरा जो शिकार हो गया है वो कौन है? प्रोफेसर बैरन, जिसने मुझे रिश्ते की जंजीरों से बांधकर यहाँ तक ला फेंका। मैंने उसे उम्र भर की आग में झुलसा दिया है। दूसरा कौन है? गार्था ने पूछा। तू गार्था, दूसरी तू है जिसने अपनी हैसियत से काम लेकर मुझे शैलून के हवाले कर दिया। तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मैं कमजोर हूँ गार्था, लेकिन मेरा इंतकाम बहुत ताकतवर है। ये देख। सैंड्रा ने अचानक गार्था को अपनी बाहों में दबोच कर सैकड़ों फुट बुलंद पहाड़ की गहराइयों में छलांग लगा दी। गार्था की भयानक चीख गहराइयों का सफर कर रही थी। सोबेरा में रक्सो सरूर की महफिलें जमी हुई थी। उन्हें फतेह हासिल हुई थी, ऐसी फतह जिसमें उन्हें जुम्बश भी नहीं करनी पड़ी थी। दुश्मन उनकी तादाद से खौफजदा होकर भाग गया था। उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा था, और ये अकल का जादू था। शाबान अकल का जादूगर था, और वो उन सब की आंख का तारा बना हुआ था। लेकिन उस रक्सो सरूर से दूर एक इंसान ऐसा भी था जिसके दिल में रोशनी की कोई किरण नहीं थी। शाम की झटपटों में वो सरहदी पहाड़ी के दामन में एक जगह बैठा हुआ था। उसके सामने एक पत्थर पर सैंड्रा की लाश रखी हुई थी, कुचली हुई टूटी फूटी लाश। शस्ता के लश्कर के फरार के बाद पहाड़ के दामन से ये दो लाशें दरियाफ्त हुई थी, और उन्हें पहचान लिया गया। एक लाश गार्था की थी, दूसरी सैंड्रा की, और सैंड्रा की लाश प्रोफेसर के हवाले कर दी गई। उसने बड़े सुकून से कहा था कि ये लाश उसे दे दी जाए। उस वक्त वो यहीं था। उधर सोबेरा वाले फतेह का जश्न मना रहे थे, और उधर वो सैंड्रा के सामने बैठा हुआ था। अचानक वो उठ खड़ा हुआ। उसने लाश के करीब आकर कहा, सैंड्रा, मेरी बच्ची नाराज है मुझसे, मैं जानता हूँ। क्यों नाराज है तू मुझसे? अच्छा ठीक है, चल घर चल, मैं तुझे वहां से लेकर आया हूँ ना। गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। सॉरी सैंड्रा, चलो घर चलते हैं। उसने आगे बढ़कर बड़े प्यार से सैंड्रा की लाश को बाजू में उठा लिया, उसे सीने से लगाकर चूमा, और फिर उसे बड़े एहतियात से संभाले हुए आगे बढ़ने लगा। समुंदर ज्यादा फासले पर नहीं था, उसका रुख उसी जानब था। वो साहल पर पहुंच गया, पानी में दाखिल हो गया। लाश उसके सीने से भिंची हुई थी, और वो आगे बढ़ रहा था। लहरें उसे खुश आमदीद कह रही थीं। जमीन नीचे जाने लगी। पानी उसके शानों पर और फिर सर से ऊंचा हो गया, और ऊंचा और ऊंचा, और फिर ना जाने कितना ऊंचा। बैरन और सैंड्रा की दास्तान उसके बाद समुंदर की अमानत बन गई, और दुनिया की तबाही की दास्तान इतनी मुख्तसर नहीं कि दुनिया के रहने वालों को मालूम हो सके। जो इस दास्तान का इंकशाफ करने निकले थे वो खुद कहानी बन गए, जैसे असद शिराजी, एडगर, अमीर अर्थका हाशमी, दर्दाना वगैरह। अखनातून कब सोबेरा से चला था, शाबान को कितनी मुश्किल से वहां जाने से इजाजत मिली, टैलान किस तरह धाड़े मार मार कर रोया, जॉन समूएल को किस तरह उस सफर के दोबारा शुरू करने होने का यकीन आया, ये अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन इंसानी आबादियों से नाकाबिले यकीन हद तक दूर आबाद जदीद दुनिया के बाशिंदों ने अपनी आंखों से जब अखनातून को देखा तो बेजारी से रुख तब्दील कर लिए। ऐसा ख्वाब वो अक्सर देखते रहते थे। उनके ख्वाबों में भी वैसी ही खुशकुन कहानियां होती थीं। बारहा उन्होंने चश्मे तसव्वुर से अखनातून को आते हुए देखा था, लेकिन होश की आंख समुंदर को वीरान कर देती थी। लेकिन इस बार ये ख्वाब मुश्तरका था, सब एक ही ख्वाब देख रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर ये ख्वाब टुकड़ों में नहीं था, जबकि मरबूत था। इसका सिलसिला टूट नहीं रहा था। अखनातून लंगर अंदाज हुआ, उससे कश्तियां उतारी गईं, फिर ये कश्तियां साहल से जा लगी। फिर शाबान नजर आया, फिर वो उनके करीब पहुंचा, और फिर वो दर्दाना से लिपट गया। दर्दाना ने सोचा कि आज इस ख्वाब को हकीकत तक पहुंचा दे। चुनाचा उसने बदन की पूरी कुव्वत से शाबान पर गिरफ्त कायम कर ली और बेहोश हो गई। वो बड़ी मुश्किल से उन्हें यकीन आ सका था कि यह ख्वाब नहीं बल्कि ताबीर है, और जब यकीन आया तो उन पर शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, कौन उसे छोड़ना चाहता है, कौन उसे अपनी पसंद के मुताबिक नहीं गुजारना चाहता। मायूसियों के गहरे बनून से निकलकर वो खुशियों की आगोश में आए थे। जजीरा गैर आबाद हो गया, अखनातून आबाद हो गया। फिर अर्तका हाशमी अपनी बची खची बीवियों के साथ अपने कैबिनों में फरूकश हो गया। एडगर मुआर्नस ने कप्तान का ओहदा संभाल लिया। जॉन समूएल उसका दस्ते रास्त बन गया, और अखनातून के लंगर उठा दिए। सफर तवील था, दुश्वार गुजार था, लेकिन हिम्मत तूफानी थी, और तूफान कुछ कर ही गुजरते हैं। कोई बदल नहीं था, कोई उदास नहीं था। कुछ नई मखलूक भी उस सफर की साथी बनी थी। ये उन
खलासियों के साथ आने वाली तरदाना की लड़कियां थी जिन्होंने तरदाना में उन्हें अपना लिया था। औरत पीकर वफा जो अपने महबूब के लिए कायनात छोड़ देती है, उनकी शक्ल में मौजूद थी। और फूलों में गुलाब, फूलों का बादशाह यानी सलानूबिया भी सबकी आंख का तारा थी। दरदाना इसकी दीवानी थी और तूरना उसकी गुलाम। असद शेरादी के ख्याल के मुताबिक अखनतुन का यह तहकीकी सफर का काम नहीं हो रहा था, क्योंकि पत्थर की किताब में समुंदर की बेशुमार कहानियां दर्ज थीं और शाबान ने यह किताब असद शेरादी की नजर कर दी थी। लेकिन समुंदर के इस बेटे के वजूद में दरदाना के कितने जादू पोशीदा हैं, ये न असद शेरादी के मालूम था और न दरदाना या मुआरलस को। शाबान ने फैसला कर लिया था कि अपनी तमाम कुव्वतों के बारे में वो किसी को नहीं बताएगा। अगर उन्हें इस्तेमाल करेगा तो सिर्फ अपने माँ बाप की तलाश के लिए। बस यही एक हसरत रह गई थी उसके दिल में कि थैबूर और शगाला उसे मिल जाएं, तो उसकी नमूदगी कहानी का भी इंकशाफ हो जाए। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।